नमस्कार, मेरा नाम डीके सिंह है और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। आप इनको टीवी पे देखते होंगे जब पार्लियामेंट सेशन में रहता है कि आसन पैरों पे है, वो दमदार आवाज़ से बोलते हैं। आपको लगता होगा कि बहुत ही आसान होता है कि अध्यक्ष हैं, सब इनकी चलती है तो पार्लियामेंट सेशन बड़ा आसान है, लेकिन ये इतना भी आसान है जितना आप और हम सोचते हैं। इन्हीं से हम पूछते हैं कितना डिफिकल्ट है ये। आप भी रहे हैं, 3 बार आप एमएलए रह चुके हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म, फिर 2 बार एमपी होके आए, लेकिन फिर भी हाउस में जितने सीनियर लोग सब बैठे होते हैं उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना कितना मुश्किल रहा है? मुझे लगता है कि कोई चुनौती है। इस 3 वर्ष के 8 सत्रों के अंदर सभी माननीय सदस्यों की, सभी दल के नेताओं की, सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की, चाहे एक दल के नेता हों, उन सबका सदन चलाने में सहयोग मिला। सदन बिना गतिरोध के चले, सर्वसम्मति से चले, सबके सहयोग से चले, सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, ऐसा मैंने प्रयास किया। उसके कारण सदन की प्रोडक्टिविटी भी पिछले सत्रों से अच्छी प्रोडक्टिविटी रही। और कोविड के समय भी जब विश्व की अधिकतम संसदें वर्चुअल चली थी, उस समय भारत की संसद में फिजिकल कामकाज हुआ और 167% प्रोडक्टिविटी रही। देर रात तक माननीय सदस्यों ने सदन में बैठकर अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया, विधायिक कार्यों में हिस्सा लिया, अपने क्षेत्र के अभाव, समस्याएं, कठिनाई बताई। इसलिए मुझे लगता है कि सदन सबके सहयोग से, सामूहिकता के साथ चलता है और जब सबका सहयोग होता है तो सदन में गतिरोध भी कम होता है। चूँकि मुझे कोई चुनौती नहीं लगी। चूँकि प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ फिगर्स रखे हुए थे, देख रहा था कि पिछले 8 सेशंस में 17वीं लोकसभा में 8 सेशन में इनका प्रोडक्टिविटी है 106%। पहला से 8वां सेशन तक में। वही पिछली लोकसभा में था 95%, उसके पहले 71%, 86%। देख ले, अंतर हुआ है प्रोडक्टिविटी एक। अच्छा, उसके बाद में बिल्स का भी देख रहा हूँ, मतलब डिस्कशन जितना हुआ हो, मैं वही आपका वो रिकॉर्ड देख रहा था। मतलब एवरेज टाइम जो है एक बिल को डिस्कस करने में, वो 14वीं लोकसभा में 87 मिनट हुआ करते थे, जो कि अब 132 मिनट है पिछले 8 सेशन में। फिर मैं देख रहा हूँ जो बिल्स पास हुए हैं लोकसभा के आपके 17वीं लोकसभा में 8 सेशन में 149, जबकि वही अगर 4th 5th ये सब में जाएंगे आप पिछले, तो वही कभी 94, कभी 95 ऐसे करके हुआ। तो प्रोडक्टिविटी एक रहा है आपके ट्रेनर का। अच्छा, वैसे बता दूं, इनका 3 साल पूरा हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 19 को। इन्होंने 19 जून को इन्होंने लिया था जी, पहला दिन था आपका। उस समय आसन पैरों पे, उस दिन आपने उसी दिन फर्स्ट डे ही आपने शुरू किया था, और फिर परसों इनका 3 साल हो जाएगा। इसमें प्रोडक्टिविटी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई है। ये आपने कैसे अचीव किया है और क्या क्या डिफिकल्टीज रहा? प्रोडक्टिविटी में मैंने कोशिश की कि सभी दलों के सहयोग से सदन चले। जो पहली बार चुनकर आए माननीय सदस्यों को सदन में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, क्योंकि 7वीं लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा महिला सदस्य चुनकर आई है। इसलिए मैंने ये भी प्रयास किया कि सभी माननीय महिला सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। कई महिला सदस्य आदिवासी इलाके का प्रतिनिधित्व करती है, कई महिला सदस्य दूर दराज के, उनके क्षेत्र में अधिकतम गांव, पिछड़े गांव आते हैं। उन सही महिला सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र के अभाव, चिंताएं, कठिनाई भी रखी और सदन के विधायी कार्य, अन्य मुद्दों में बहुत सक्रियता से भागीदारी की। इसी तरीके से हमारे नौजवान सांसदों ने सदन के अंदर सक्रिय भागीदारी से भाग लिया और मेरे लिए सुखद ये रहा कि 7वीं लोकसभा के
पहले सत्र में 37 बैठकों में 1 मिनट भी व्यवधान नहीं हुआ। 35 विधेयक पारित हुए। 1000 से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में अपने क्षेत्र की समस्याएं को रखा, अभावों को रखा। इसी तरीके से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से ये सब सबके सहयोग से चलता है, सबकी सहमति से चलता है। व्यवधान की बात करें तो अभी भी हुआ है, कई बार आपको कई एमपी को सस्पेंड भी करना पड़ा और काफ़ी हल्ला भी उसमें। लेकिन उसमें व्यवधान में आपका व्यू जानना चाहता हूँ। जैसे देखिए सुषमा जी थी या अरुण जी थे, अब इन्होंने जैसे कहा था कि डिसरप्शन जो है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है, वो जनता के बेनिफिट में है कि आप डिसरप्शन करके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हो। तो अभी का विपक्ष यही उनको कोट कर रहा है। उस समय की परिस्थिति में उन्होंने जो कहा था कि वह सरकार का ध्यान आकर्षित करना, लेकिन अगर सदन पे बैठे आसन पे व्यक्ति अगर पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता है तो गतिरोध क्यों होगा? गतिरोध तो जब होगा आप माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर न दो, बोलने का मौका नहीं दो। मैं तो आपने रिकॉर्ड बताया है कि चाहे शून्यकाल हो, चाहे विधायी कार्य हो, चाहे 193 पर चर्चा संवाद हो, हर विषय पर ज्यादा देर तक चर्चा चली और ज्यादा माननीय सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मेरा मानना है कि सदनों में गतिरोध नहीं होना चाहिए और सदनों के अंदर निर्धारित नियोजित गतिरोध तो संसदीय व्यवस्था के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। क्योंकि मैं कई बार चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो देखता हूं कि किस तरीके से आजकल नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा किया जाता है। उसकी चिंता मैंने सार्वजनिक रूप से भी की। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमने चिंता व्यक्त की और सभी पीठासीन अधिकारियों का मानना था कि सदन में गतिरोध कम होना चाहिए। नारेबाजी, तख्तियां, बेल में आना, ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आपको कोई तल्ख टिप्पणी करनी है, आपको किसी विषय पर मुद्दे पर ध्यान डालना है तो आप अपनी सीट से भी ध्यान देंगे, उतना ही आकर्षित करेंगे आप सदन को भी, आसन को भी। और अगर तथ्य पर तर्क से अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात सरकार को भी सुननी पड़ेगी और आसन को भी व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो ये जो एक अगली सीन्स बार बार लोगों को हर एक सेशन में देखने को मिलता है, मतलब कुछ फेंक रहे हैं। आपके आसन पे भी एक बार कागज़ फेंक दिया था। असेंबलीज में वो देखते रहते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती है। इसके लिए आप अपनी तरफ से अपनी लोकसभा में जैसे क्या रिफॉर्म सोच रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं इसको रोकने के लिए? इसके लिए पिछली बार हमारे शिमला के अंदर जब पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन हुआ था, उस समय सभी पीठासीन अधिकारियों ने कई विषयों पर निर्णय किए, कई विषयों पर चर्चा की। उसमें पिछली बार कई वर्षों थे 2001 में जब माननीय बाल योगी जी स्पीकर थे तो उन्होंने सभी देश के दलों के नेताओं को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को, राज्य के संसदीय मंत्रियों को सबसे चर्चा इसी विषय पे की थी, डेकोरम एंड डिसिप्लिन, ये विषय था। और सभी दलों ने सर्वसम्मति से राय व्यक्त की थी कि ये बेल में आना, नारेबाजी, तख्तियां लेना, ये संसदीय और सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन अभी भी सदन के अंदर इस तरह की गतिविधियां होती है। मेरा मानना है कि सदन की गतिविधियां उचित नहीं है। जनता उनको चुनकर इसलिए भेजती है कि वो सदन में चर्चा करे, संवाद करे, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को सदन में रखे, महत्वपूर्ण विधायी कार्य में हिस्सा लें। नारेबाजी, तख्तियां, ये हम सदन के बाहर भी करने का हमें अधिकार है और हम करते हैं। लेकिन सदन के अंदर तो चर्चा संवाद का केंद्र बनने चाहिए सदन। लेकिन एक स्थिति देखें, अब आप राजनीतिक व्यक्ति अभी अब नहीं हैं, लेकिन जिस हाउस में एक ब्रूट मेजॉरिटी हो रूलिंग पार्टी की और अपोजिशन की बात नहीं सुनी जाए तो फिर वो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि प्रतिपक्ष की बात नहीं सुनी जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में ये बात कही है कि
संख्या कितनी भी कम हो, संख्या के आधार पर नहीं, सदन चलता है सर्वसम्मति के, सबके सहयोग से। और मैं भी ये अपेक्षा करता हूं कि सदन सर्वसम्मति चलता है, सबके सहयोग से चलता है। और जितनी अधिकतम मुद्दों पर आप सर्वसम्मति बनाएंगे उतना ही सदन ठीक से चलेगा, व्यवधान कम होगा। इसमें आपको डिप्टी स्पीकर की कमी कितनी खल रही है? मतलब ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि इतने लंबे अंतराल तक कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। सदन में पीठासीन अधिकारियों की सभापति पैनल बनाने की व्यवस्था है, जिसमें सभी दल के मान्य सदस्य सभापति पैनल में होते हैं। और सभापति पैनल में हमारे वरिष्ठ मान्य सदस्य हैं, जो सदन की मर्यादाओं के अनुरूप सदन को संचालित करते हैं। उनकी एक अपनी प्रतिष्ठा है और इसलिए मुझे लगता है कि सदन चलाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन सरकार से कभी बात हुई आपकी डिप्टी के लिए? ये सरकार सभी दलों से चर्चा करती है और सामूहिकता से प्रस्ताव लाने का प्रयास करती है। उनकी चर्चा चल रही है। सर, आपकी प्रोडक्टिविटी की हमने बात की, बिल्स पास मैंने परसेंटेज सारा हमने वही रिकॉर्ड आपका मैं गिन रहा था। लेकिन इसके बाद भी एक बाहर में एक परसेप्शन है कि पार्लियामेंट की वैसे फंक्शनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जब लॉ मेकिंग होता है तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी वाला सिस्टम खत्म हो गया है। जैसे अभी तक केवल 13% बिल्स ही पार्लियामेंट्री कमिटीज को गए हैं स्क्रूटिनी के लिए। ऐसा नहीं है। कई बार कई विधेयक ऐसे होते हैं जिनको संसदीय समिति में भेजा जाता है। कई विधेयक ऐसा होता है जिस पर स्टेक होल्डरों से, उस विधेयक पे संबंधित व्यक्तियों से सरकार व्यापक चर्चा संवाद करती है, क्योंकि विधेयक के पहले पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, पब्लिक की उससे राय ली जाती है और उसके बाद मंत्रालय उन संबंधित स्टेक होल्डरों से भी चर्चा करते हैं। तो कई बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, कई बिलों को सदन में चर्चा की जाती है। और आपने खुद ने रिकॉर्ड में बताया कि पिछली बार से ज़्यादा देर तक विधेयकों पर चर्चा हुई है, ज़्यादा भागीदारी हुई है। मेरी कोशिश होती है कि जिन बिलों को सदन में लाया जाता है उन पर व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, और सरकार को भी उससे सकारात्मक सुझाव मिलते हैं, ताकि उनको भी बिल बनाते, विधेयक पारित करने के पहले जो सुझाव मिलते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं वह रूल्स बनाने में, ताकि बेहतर कानून बन सके। क्योंकि उसमें होता है कि जैसे कृषि बिल पे इतना विवाद हुआ, सरकार को वापस लेना पड़ा, लेकिन उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात थी, लोकसभा में नहीं भेजा गया। सेलेक्ट कमेटी की बात थी भेजने में, राज्यसभा में नहीं भेजा गया। फाइनली उसको रिपील करना पड़ा। तो स्टैंडिंग कमेटी भेजने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? नहीं, कई विधेयक स्टैंडिंग कमेटी में भेजे, आप भी मेंबर रहे हैं, महत्वपूर्ण भेजे। जैसे लेबर के 3 बिल भेजे, आप पर्यावरण के 3 सब्जेक्टों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा। पिछली बार 8वें सत्र में 50% से ज़्यादा विधेयक स्टैंडिंग कमेटी में भेजे। जब सरकार का मानना होता है कि किसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना, किसको सदन में चर्चा करना, वो सरकार बीएससी के अंदर सभी दलों से चर्चा करती है। क्योंकि आप जब एमपी थे तब आप भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे। उसमें एक आपसे पूछना था मुझे कि ये जो एक रिकमेंडेशन उनका होता है वो एडवाइजरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता। ये कोई कह भी नहीं सकता कि सरकार पे सर पे आप पिस्टल रख दो कि आप मैंडेटरी होगा। लेकिन आपकी क्या रहेगी उसमें से एटलीस्ट सरकार ये बताए कि अगर ये रिकमेंडेशन रिजेक्ट किया है तो क्यों किया? बिकॉज कमेटी जितना काम करती है, निश्चित रूप से संसदीय समितियों के अंदर, जो मैंने पिछली बार जब संसदीय समितियों के चेयरमैन से जब चर्चा मैंने की थी, और समय समय पर मैं आंतरिक रूप से सचिवालय के अंदर भी सभी विभागों का जब रिव्यू करता हूँ, तो संसदीय समितियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और अधिकतम संसदीय समितियों के महत्वपूर्ण सुझाव को सरकार ने माना भी सही। किसी संसदीय समितियों के 90% सुझाव को माना, कभी 60% का माना, कभी 70%, अधिकतम 50% से ऊपर संसदीय समिति के सुझावों को सरकार ने माना और उस पर कई विधेयक भी लाए, कानून भी लाए।
क्योंकि उस कानून लाने के पहले उस संसदीय समिति में उसकी व्यापक चर्चा हो जाती है। तो कई बार वो स्टैंडिंग कमेटी में इसलिए भेजते कि संसदीय समिति के सुझाव के आधार पर ही विधेयक ला रहे हैं। तो उन संसदीय समितियों के महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार मानती है और संसदीय समिति एक मिनी संसद के रूप में काम करती है, दल से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर, और सभी स्टेक होल्डरों से चर्चा करती है, विशेषज्ञों से चर्चा करती है और सरकार को समय समय पर राय देती रहती है। और मेरा मानना है कि भारत की संसद में संसदीय समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है भारत के विकास में, आर्थिक सामाजिक बदलाव। एक और इसी संबंध में पूछना था कि कुछ एमपीज कभी कभी बोलते रहे हैं, बाहर लिखते भी हैं कि ये जो पार्टीज का विप होता है, अगर कोई बिल आ रहा है, कोई लॉ बन रहा है, विप लगाने के बाद वो एमपीज का एक्चुअली मुंह बंद हो जाता है। आपको आपकी पार्टी ने कह दिया इसको सपोर्ट करना है तो करना ही है, विरोध करना है तो करना ही है। लेकिन लॉ मेकिंग में इस तरह का पार्टीजनशिप, आपको लगता है कि विप सिस्टम एटलीस्ट जब इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तो शायद समझ में आता है, लेकिन लॉ जब बना रहे हो तो एक लोगों को, एमपीज को छोड़ दिया जाए कि उनके जो भी व्यू है, पार्टी के जो व्यू है, लेकिन इंडिविजुअल एमपीज के अपने व्यू को रखने दो, उनकी वोटिंग अब फ्रीली करने दो। ये जो पार्टी सिस्टम का हॉस्टेज हो जाता है लॉ मेकिंग, उसके देखिए इसमें अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि मैं स्पीकर के नाते राय नहीं दे सकता, लेकिन इसमें कानून बनाते समय सरकार, हर सरकार का, कोई भी दल की सरकार हो, कानून वो इसलिए बनाती है कि उस कानून से वो जनता का कल्याण हो, उसको कानूनी अधिकार मिले, शासन में जवाब देते हो, प्रशासन में पारदर्शिता हो, कानून का शासन हो। जहां तक आपने विप का किया, उसकी कई बार चर्चा हुई, कई स्तर पर चर्चा हुई कि विप क्यों जारी करते हैं। कई मान्य सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, कई सकारात्मक सुझाव देते हैं, लेकिन क्योंकि एक विचारधारा से चुनकर आते हैं, एक दल से चुनकर आते हैं, इसलिए एक परंपरा बन गई है कि जिस दल से आप चुनकर आए हो, जिस विचारधारा से चुनकर आए हो, उस दल और विचारधारा के विपरीत आपको मतदान नहीं करना चाहिए। ये एक परंपरा बन गई, पर पार्टी भी है, दल बदल कानून की प्रक्रिया के अंदर हिस्सा भी है, और कानून भी है कि आप दल बदल कानून की श्रेणी में आ जाते हैं। तो वो दल बदल कानून की श्रेणी में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अगर किसी दल के सदस्य नहीं है, क्योंकि आप किसी दल विचारधारा से चुनकर आए हो, देश की जनता ने उस विचारधारा को दल के आधार पर आपको चुनकर भेजा है, तो दल बदल कानून बना होगा जब उसकी मंशा यही होगी कि, शायद मंशा यही होगी, मैंने पूरी डिबेट को नहीं पढ़ा है, लेकिन मंशा ये होगी कि आप किसी दल से चुनकर आए हो, किसी विचारधारा से चुनेगा, तो आपको उस दल और विचारधारा को मानना पड़ेगा। लेकिन कानून तो विचारधारा के गुलाम नहीं होते, मतलब कानून विचारधारा के गुलाम नहीं होते हैं कानून, लेकिन उस दल के को मैंडेट दिया है जनता ने कानून बनाने का, क्योंकि उस दल की सरकार बने। संसदीय लोकतंत्र में जिसका बहुमत होता है, जिसके माननीय संसद सदस्य जहाँ चुन के आते, उनको सरकार बनाने का मौका देती है, और सरकार उसकी, उस दल ने जो अपनी योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम के आधार पर जनता से मैंडेट लिया है, उस मैंडेट पे सरकार मैं काम करती है। केवल रूलिंग पार्टी की बात नहीं कर रहा, अपोजिशन पार्टीज में भी कुछ एमपीज होते हैं जो गवर्नमेंट के बिल को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वोट करना पड़ता है उनको। मैं उसकी बात वो सभी दल के लिए है, मैं कोई रूलिंग पार्टी और मैं अपोजिशन पार्टी नहीं की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे, मैं सभी दलों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने दल बदल कानून की बात की, आपको लगता है कि उसके रिव्यू की जरूरत है? निश्चित रूप से कई बार माननीय न्यायालयों ने समय समय पर दल बदल कानून को लेकर माननीय पीठासीन अधिकारियों पर टिप्पणी की है, उसकी चिंता पीठासीन अधिकारियों ने की, और इसीलिए जब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में ये चर्चा का विषय आया, तो शिमला में मेरे ख्याल से, देहरादून में, तब ये आया कि किस तरीके से दल बदल कानून की समीक्षा हो, इसको लेकर एक व्यापक चर्चा हुई, और उसके बाद एक
कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने अपनी आंशिक रिपोर्ट दी है। उस कमेटी का मानना है कि इस विषय को लेकर मैं कानून विशेषज्ञों से और लेनी चाहिए। वो कमेटी कानून विशेषज्ञों से बात कर रही है और उस कमेटी के बाद जो सुझाव आएंगे वो हम पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा करेंगे और उसमें लगता है कि इन सुझावों को सरकार को देना चाहिए। तो हम सरकार को कहेंगे कि इस दल बदल कानून की समीक्षा करना चाहिए। जब उसकी अंतिम रिपोर्ट ब्रॉडली आएगी। किस तरह का चेंज चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर चीजें जो चेंज? सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन चाहते हैं वो चाहते हैं कि क्योंकि दल बदल कानून में निर्णय करने की सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके कारण कई बार आसन पर टिप्पणी होती है। उसको लेकर माननीय पीठासीन अधिकारियों का मानना है कि आसन हमेशा निष्पक्ष भी होना चाहिए, निर्वाध भी होना चाहिए और वो निष्पक्षता से निर्णय करे। इसको लेकर कई बार ये परेशानियां, दिक्कत पीठासीन अधिकारियों के सामने आई, क्योंकि इसके सब कानून प्रक्रिया है, प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है और उस प्रक्रिया में समय लग जाता है। उसके कारण पीठासीन अधिकारी निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन कई असेंबली हुए, कई पीठासीन अधिकारी निर्णय नहीं करते, उस पर फिर कोर्ट टिप्पणी करती है। कई असेंबलीज हैं जहां की पूरा असेंबली खत्म हो गया, अब वो और नियम डिस्क्वालिफिकेशन वाला पड़ा ही रह गया। प्रोसेस है, प्रक्रिया है एक तरीके से, जैसे अदालत में भी न्यायिक प्रक्रिया है। अब उसमें कोई लिमिट नहीं है ना कितनी दिन में आप फैसला कर दोगे। ऐसे ही वो भी एक प्रक्रिया, वो कहते हैं एक प्रक्रिया है, किसी को नोटिस दिया उसने फिर टाइम मांग लिया, तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन पीठासीन अधिकारी का दूसरा समस्या उनका भी होता है कि उनको राजनीति से अलग परे रह के देखना है, बट द फैक्ट वही होता है कि राजनीतिक दल से बिलोंग करते थे। पीठासीन अधिकारी राजनीति से परे होकर ही निर्णय करते हैं, लेकिन कई प्रक्रियाओं में समय लग जाता है। वो कैसे पड़े हों, क्योंकि ये जब पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे तो फिर से राजनीतिक दल के में वापस जाएंगे। वो तो कुछ प्रैक्टिकल नहीं है एक्सपेक्ट करना कि पूरा ये पड़े हों। हमारे सभी पीठासीन अधिकारियों ने आसन की इस मर्यादा को रखा है और जब आसन पे होते हैं तो जनता की अपेक्षाएं, देश की अपेक्षाओं के अनुसार निष्पक्ष और निर्वाध निर्णय करते हैं। ये हमारे आसन पीठ पर बैठे सभी माननीय अध्यक्षों ने इस मर्यादा का निर्वहन किया है। नहीं, ये आपके बारे में तो कहा जा सकता है, बिकॉज मैंने विपक्ष के कई लोगों ने, एमपी ने फ्लोर ऑफ द हाउस आपकी कई बार तारीफ की है जिस तरह से आप अपना निर्णय सुनाते हैं, लेकिन हमेशा वो सच नहीं होता सब जगह। कई असेंबलीज में बहुत कुछ होता है। खैर चलिए, इस विवाद की मैं बात नहीं पढ़ूंगा। मैं दूसरा, आप क्या क्या रिफॉर्म सोच रहे हैं अभी? आप समय के साथ बदलाव आवश्यकता है, लेकिन मेरा मानना है कि संसद के अंदर चर्चा संवाद उच्च कोटि की हो, चर्चा और संवाद का स्तर बढ़े, विधेयकों पर कानून बनाते समय एक सार्थक चर्चा हो और उसके लिए माननीय सदस्यों की कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है। नई सूचना प्रौद्योगिकी में जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है, इसलिए हमने हमारे रिसर्च विंग को बेहतर बनाया है। 24 आवर्स किसी विधेयक पर, किसी मुद्दों पर माननीय सदस्य जब भी कोई विषय को मांगते हैं, हम रेफरेंस पेपर उनको उपलब्ध कराते हैं। इसी तरीके से संसद का पहले से लेकर 17वें सत्र तक जो भी चर्चा संवाद, विधेयक पर चर्चा संवाद हुआ है, उन सारी डिबेटों को हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया है। डिजिटलाइज होगा, अच्छा। अब डिजिटलाइजेशन करने के साथ साथ हमने उनको मेटा डेटा पर डालने का काम शुरू किया है, ताकि विषय पर, नाम से किसी भी डिबेट को, किसी भी चर्चा को, किसी भी विधेयक पर या किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसको सर्च किया जा सके। मुझे लगता है कि 2022 तक माननीय सदस्य, देश की जनता, माननीय सदस्यों ने किन किन विषयों पर क्या क्या चर्चा की, क्या संवाद किया, किस विधेयक को, मूल विधेयक क्या था, उस पर क्या क्या संशोधन आए, उन संशोधनों पर क्या क्या चर्चा हुई, उसको माननीय सदस्य भी देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और देश की जनता भी पढ़ पाएगी। हम चाहते हैं कि देश की जनता की भी लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी बनी रहे, संसद से उनका जुड़ाव रहे। केवल संसद
इस चार दीवारी का हिस्सा नहीं है, मंदिर नहीं है। ये देश की जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं का मंदिर है। इसलिए देश की जनता का संसद से जुड़ाव रहे, लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था विश्वास बढ़े। इसके लिए संसद के कामकाज में सुधार की जो गुंजाइश है उसको हम समय समय पर करते रहते हैं, और हमारे पूर्व अध्यक्षों में भी समय समय पर संसद के कामकाज में व्यापक सुधार के रिफॉर्म लाए, जिसके कारण आप आज देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े रिफॉर्म आए। इसी तरीके से हमारी लाइब्रेरी को हम व्यापक रूप से डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। हम होम डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। होम डिलीवरी सिस्टम क्या होगा? हाँ, तब कोई मान्य सदस्य किसी किताब को अगर की आवश्यकता होगी, किसी पेपर की आवश्यकता है, तो उसको घर पे पहुंचाएंगे। इसी तरीके से देश की महत्वपूर्ण लाइब्रेरियों को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। उसी के साथ साथ एक विधायी एक प्लेटफॉर्म, एक देश एक विधायी प्लेटफॉर्म, इसके लिए भी हमारा काम चल रहा है कि देश की सभी विधानसभाओं को, उनकी कार्रवाइयों की डिबेट, उनके बहस को हम एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें, ताकि देश की जनता, माननीय सदस्य किसी राज्य में होने वाले बिलों पर चर्चा, संवाद, महत्वपूर्ण बहसों को भी पढ़ सके। और जब एक देश एक विधायी प्लेटफॉर्म पर होगा तो निश्चित रूप से संपूर्ण जानकारी में एक जगह मिलेगी। उसमें कोई एमपीज का ही एक्सेस होगा, जनता को भी एक्सेस? जनता का भी एक्सेस होगा। आज भी जनता के एक्सेस है, सभी डिबेट जनता के लिए समर्पित है। और मुझे लगता है कि कई माननीय सदस्यों के साथ साथ हमारे नौजवान विद्यार्थी जो विशेष रूप से कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है संसद के कामकाज पर, संसद की गुणवत्ता पर, संसद के होने वाले विधायी कार्यों की बहस पर और उनके आंकड़ों पर। और पुराने हमारे जो पुरानी डिबेट, चर्चा, वर्चुअल वीडियो भी हैं कुछ हिस्से। मुझे लगता है 70 के बाद से तो हम वीडियोग्राफी भी होने लगी थी, और उसके बाद फिर परिवर्तन आया, संसद टीवी बनी और लोकसभा राज्यसभा टीवी बनी, तो उसका सीधा प्रसारण हुआ। तो धीरे धीरे जनता का जुड़ाव संसद के प्रति बढ़ा है और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जुड़ाव बढ़ रहा है, साथ साथ एक जनरल एक सिनिसिज्म कह लीजिए वो भी आ रहा है। जैसे एक कभी भी एमपीज की सैलरी बढ़ती है तो इतना क्रिटिसिज्म सुनेंगे, जबकि एमपीज को कितना काम करना पड़ता है। और मेरा अपना व्यू है उतना काफ़ी नहीं है, बट एनीवे जनता में सैलरी इनको इतना कैसे मिल गया? पार्लियामेंट डिस्टर्ब करते हैं, किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कोई करोड़पति, सारा कुछ एक सिनिसिज्म भर गया है। एक यही तो हमारा लोकतंत्र है। सबको अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो उनका चुनाव संसद सदस्य हो। उससे भी जनता ये अपेक्षा करती है कि वो जनसेवक के रूप में काम करें। संसद के अंदर अगर संसद नहीं चल रही है तो वो कहती है कि इनको भत्ता क्यों मिल रहा है, वेतन क्यों मिल रहा है, ये सवाल उठाती है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हमें संसद के कार्य संचालन में ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए, गतिविधियों में। और मुझे आज खुशी है, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत सक्रिय भागीदारी संसद के कामकाज में निभाई है, दायित्व निभाया, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये जो अंदर में कंडक्ट, एमपीज के कंडक्ट की बात होती है, वही डिसरप्शन जब भी होता है फिर से वही डेली अब पेपर्स, टीवी हम सारे बात करते हैं, उसके बारे में कुछ रिफॉर्म सब सोच रहे हैं, कैसे इसको रोकें आप? अब रिफॉर्म बातचीत से होंगे। सभी दल अपने अपने दलों के अंदर जिस तरीके से आचार संहिता बनाएगी, कि कई दलों ने आचार संहिता बना रखी कि हम बेल में नहीं आएंगे, तो कितना भी हंगामा हो, कितना विवाद हो, कभी बेल में नहीं आते। तो उनकी दल की आचार संहिता, उसकी पालना सब सदस्य करते हैं। ऐसे ही सभी दलों को अपने आंतरिक रूप से आचार संहिता बनानी होगी, तभी देश के अंदर संसद या किसी भी सदन ठीक से संचालन होगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि हर एक दल अपने अपने एमपीज के लिए एक आचार संहिता बनाया? कई दलों ने, कई दल के नेता या उनके सदस्य बेल में नहीं आते। लेकिन आपकी तरफ से क्या हो सकता है उसको? मेरी तरफ से ये प्रयास है कि मैं समय समय पर चर्चा करता रहता हूँ, और पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में भी सभी हम पीठासीन अधिकारी इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं और
कोशिश करते हैं अपने अपने राज्य में सभी दलों से, यहाँ भी मैं सभी दलों से आंतरिक रूप से चर्चा रहता हूँ। सदन पर बैठकर भी लोगों का आग्रह करता रहता हूँ कि सदन आप सबका है, इसका सम्मान बना के रखो, इसकी मर्यादा बना के रखो। ये वैधान के लिए नहीं है, ये नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं। समय समय पर आग्रह करते रहते हैं। एक दिन आएगा, समय आएगा जब सभी राजनीतिक दल आंतरिक रूप से अपनी आचार संहिता बनाएगी। अच्छा, एक ऐसा देखा गया कि एमपीज के साथ कभी भी कुछ भी होता है, सदन के बाहर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, सब आपको उसमें खींच लेते हैं। अब जैसे अब नवनीत राणा को महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा के पास चिट्ठी पहुंच गई। राहुल गांधी को ईडी से एग्जामिनेशन हो रहा है तो अधीर रंजन जी ने आपके पास एक चिट्ठी लिखी है कि ये जो है सो पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं और कैसे इनसे पूछ सकते हैं। ऐसे में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, संसद सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त है संसद के कामकाज के लिए। संसद में अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको। संसद के कामकाज में कोई रुकावट न हो, बाधा न हो, इसका विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन कानून सबके लिए समान है। अब जैसे आपके पास अपोजिशन लीडर ने भारत के संविधान में ने कहा है कि कानून सबके लिए समान है। कानून के लिए किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, और यही हमारे देश के लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन अगर अपोजिशन लीडर जो लोकसभा में वो आपको चिट्ठी लिखते हैं कि ईडी से राहुल जी का ये हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? लिखना मिलना ये तो हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है, और सब कुछ नियम प्रक्रिया से चलता है। विशेषाधिकार के भी नियम प्रक्रिया विशेषाधिकार संसदीय समिति ने बना रखे हैं। संसद में कुछ दिन पहले एक बीजेपी लीडर है नीला सिंह, उन्होंने एक जगह कमेंट किया था कि हम जो पार्लियामेंट को देखते हैं वो मर्द सभा लगती है, इतना कम रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। इस बार तो सबसे ज़्यादा महिला सांसद चुनकर आई है, बिना रिजर्वेशन के चुनकर आई है, और सबसे ज़्यादा महिला सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। एक दिन तो सभी महिला सदस्यों को पर्याप्त समय अवसर मैंने सदन में दिया है। आप उनके लंच और भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं? हाँ, महिलाओं ने बेबाक के तरीके से अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न मुद्दों पर विधायी कार्य के अंदर बड़ी गंभीरता से हिस्सा लिया, अच्छी डिबेट की, अच्छी चर्चा की है। बधाई के पात्र में महिला सांसद सभी। लेकिन महिला आरक्षण को लेके वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अब तक नहीं आ रहा है, उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? समय समय पर सरकार ने महिलाओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी है, और संसद में मैंने बोलने में प्राथमिकता दी है। मेरी कोशिश है कि आदिवासी इलाकों से, पिछड़े इलाकों से जो चुनकर आई महिलाएं, उनको सदन में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। आपकी 2 बेटियां हैं घर में, जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ तो प्राथमिकता महिलाओं को देते हैं, घर में किनको प्राथमिकता देते हैं आप? घर में दोनों बेटियां, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया है, और दोनों बेटियां अंजलि और आकांक्षा, दोनों बेटियां काम करी, पर उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है। तो फिर आपकी राजनीतिक विरासत का क्या होगा? विरासत, किसी की विरासत राजनीति नहीं है। ये तो जो इस क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं को ही स्थान मिलना चाहिए। आप इतने लंबे समय से राजनीति में रहे और थे, मैं कहूँगा 20 साल से तो मैं ही आपको देख रहा हूँ, मतलब राजस्थान से लेके। विरासत में आप मतलब वैसे ही आप छोड़ के मतलब चले जाएं, कहीं आगे नहीं देना है बेटियों को? हजारों कार्यकर्ता हैं जो संगठन में काम कर रहे हैं, जिनका त्याग है, समर्पण है, सबको मौका मिलना चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन एक, बिकॉज पूरा देश देख रहा, काफ़ी बीच में कंट्रोवर्सी भी हुआ, लेकिन अब शांत हो गया है थैंकफुली। मैं सेंट्रल विस्टा की बात नहीं करूँ, लेकिन नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जब बना, उसमें क्या होगा, उसके पीछे आपकी क्या सोच है? क्या नया संसद भवन की जब शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने रखा था, तब हमने संसद ने तय किया था कि 2 वर्ष में इस नए संसद भवन का निर्माण हो, और निर्माण की गति भी उसी तरीके से चल रही है। हमने लक्ष्य रखा था अक्टूबर 2022 में इस भवन का निर्माण पूरा हो। मुझे आशा है कि आने वाला विंटर सेशन
जो नवंबर दिसंबर में होगा, हम नए संसद भवन के अंदर सदन की कार्रवाई चलाएं, ऐसी हमारा प्रयास है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों की झलक नजर आएगी, विविधताओं की झलक नजर आएगी। और उस संसद भवन में माननीय सदस्यों की कार्यकुशलता, दक्षता बढ़े, सचिवालय की कार्यकुशलता, दक्षता बढ़े, नई तकनीकी का प्रयोग करते हुए हम बेहतर संसाधनों के साथ लोगों की अपेक्षा आकांक्षाएं पूरी कर सके, ऐसी मुझे आशा है। बताएं कि नए संसद भवन की क्या जरूरत पड़ी, पुराने में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? नया संसद भवन की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि इस संसद भवन को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। ये जब भवन बड़ा था तो नेशनल लेजिस्लेटिव के अनुसार बना था और उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार बना था। उसके बाद समय समय पर इसमें बहुत सारे आंतरिक बदलाव होते गए। समय के साथ साथ हमारी इस लोकतंत्र यात्रा को 75 वर्ष हो गए। अब 100 साल के अंदर इस भवन के बाद सुरक्षा की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, ग्रीन बिल्डिंग की दृष्टि से आप पुराने भवन के मूल नक्शे को देखोगे और आज के नक्शे को देखोगे तो पूरा परिवर्तन हो चुका है। इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भी हमें नए भवन बनाना चाहिए। क्यों नहीं नए भवन बनाना चाहिए? दर्शक दीर्घा बड़ा होगा नए भवन में, दर्शक दीर्घा भी होगी, पथ दीर्घा भी होगी, सेंट्रल लॉन्च भी होगा। जो सब आपकी जो मन की अपेक्षा है वो नए संसद भवन में होगी। उसमें है कि नए संसद भवन में ज़्यादा एमपीज के लिए जगह होगा। निश्चित रूप से अभी जो संसद भवन का कक्ष है, सभा कक्ष, उसमें बैठने की परेशानी आती है। और आने वाले समय में जब 2026 के बाद संसद का पुनर्डिजिटाइजेशन के बाद जब सीटें बढ़ेगी तो और दिक्कत आएगी। तो मैं भी जब संसद सदस्य तो मुझे पोल के पीछे बैठना पड़ता था। तो इसमें 862 सीटों की अभी व्यवस्था हमने की है। और जब दोनों राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त सत्र होगा तो 1262 माननीय सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। और आप भी हिस्ट्री बुक में जाएंगे, पहले लोकसभा अध्यक्ष जो कि नए संसद भवन में बैठेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू द प्रिंट। थैंक यू।